होम्योपैथी, जय हनीमैन। बहुत लंबे विराम के बाद हम अपने व्याख्यान की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे एपोरिज्म नंबर 31 के ऊपर। मास्टर हनीमैन हमें क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं रोग कैसे होता है, डिसीज कैसे पैदा होता है, रोग की जड़ कहाँ पे है। कहते हैं ना होम्योपैथी जड़ से इलाज करती है, तो वो रोग की जड़ क्या होती है और कहाँ से रोग पैदा होते हैं, इसके ऊपर हमें मास्टर ने बताया है एपोरिज्म नंबर 31 के अंदर। हर व्याख्यान की शुरुआत हम एक अच्छे सुभाषित के साथ करते हैं। तो आज का सुभाषित, नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगेः विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेन्द्रताः। अर्थात जानवर उस पर पवित्र जल छिड़क कर और कुछ अनुष्ठान करके शेर का राज्य अभिषेक नहीं करते हैं, वह अपने कौशल के माध्यम से राजत्व को ग्रहण करता है। तो इस सुभाषित के ऊपर से हमें क्या सीखना है कि कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज के द्वारा हमें डिग्री मिले और उसके बाद ही हम फिजिशियन बने, ऐसा नहीं होता है। हमें अपने फिजिशियन बनने के गुण को आत्मसात करना है, उसको ग्रहण करना है, और वो ग्रहण करने के बाद ही हम फिजिशियन, हनीमैन की भाषा में मैं बात कर रहा हूँ, फिजिशियन बन पाएंगे। क्योंकि मास्टर ने एपोरिज्म नंबर 1 के अंदर ही लिखा है द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन। तो हमें वो फिजिशियन बनना है, और वो फिजिशियन कैसा होता है, कौन कौन से गुण हमें आत्मसात करने हैं, वो सब मास्टर ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के अंदर बताया है, और वो हम एक एक करके हर एपोरिज्म के ऊपर चर्चा करते जाते हैं। तो आज का एपोरिज्म रोग की जड़ के ऊपर। द इनिमिकल फोर्सेस, पार्टली साइकिक partly physical, to which our terrestrial existence is exposed, which are termed morbific noxious agent, do not possess the power of morbidly deranging the health of the man unconditionally, but we are made ill by them only when our organism is sufficiently disposed and susceptible to attack of the morbific causes that may be present and to be altered in its health, deranged and made to undergo abnormal sensation and function. Hence, they do not produce disease in everyone or nor at all times. मास्टर हमें क्या कहते हैं? इनिमिकल फोर्सेस। इनिमिकल का मतलब क्या है? दुश्मन। दुश्मन का मतलब क्या? किसके दुश्मन? तो अपनी को वाइटल फोर्स क्या करता है, उसके लिए हमने एपोरिज्म 9, 10, 11, 12, 13 के अंदर देखा। तो इनिमिकल फोर्सेस मतलब किसके इनिमिकल? वाइटल फोर्स के इनिमिकल फोर्सेस। वाइटल फोर्स डायनेमिक है तो ये सब भी डायनेमिक होंगे। पार्टली साइकिक एंड पार्टली फिजिकल, टू विच अवर terrestrial existence is exposed, which are termed morbific noxious agent। हम उनको क्या कहते हैं? morbific noxious agent। मॉर्बिफिक का मतलब क्या है? जो डिसीज की ओर ले जाने वाले। नॉक्सियस एजेंट मतलब वो फोर्सेस हैं, वो एजेंट है जो हमें डिसीज की तरफ ले जाते हैं। डू नॉट पोसेस द पावर ऑफ मॉर्बिडली डिरेंजिंग द हेल्थ ऑफ मैन अनकंडीशनली, वो अकेले ही अनकंडीशनली हमारी हेल्थ को डिरेंज नहीं कर सकते। कोई भी पैथोलॉजिकल फैक्टर हो, कोई भी बेसिलाई हो, वायरस हो या पैरासाइट हो, या सीजनल चेंजेस हो, गर्मी हो, ठंड हो, जाड़ा हो, पतझड़ हो, कोई भी चेंजेस हो, या कुछ खाने पीने की ऐसी चीजें हो जो खाने के बाद, वो अकेले ही अनकंडीशनली हमें डिसीज्ड नहीं कर सकते। तो हम कब डिसीज होते हैं, हमें कब रोग होते हैं? हम तो वही जानते हैं ना कि रोग का कारण क्या है। तो सीजन चेंज हुआ, उसके कारण आपको सर्दी जुकाम हो गया, खाने पीने में कुछ आ गया, उसके कारण आपको डायरिया वॉमिटिंग हो गया, या तो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसी के कारण हुआ है, या तो आपका विब्रियो कोलेराई का इन्फेक्शन हुआ इसीलिए आपको कोलेरा हो गया है, आपको न्यूमोकोकल बेसिलाई का इन्फेक्शन हुआ इसीलिए आपको न्यूमोनिया हुआ है, आपको मलेरियल पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ इसीलिए आपको मलेरियल फीवर या फेब्राइल फीवर आ रहे हैं। यही हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं ना। हनीमैन इन सब बातों की जड़ तक जाते हैं कि वो मलेरियल पैरासाइट, या तो वो न्यूमोकोकल का बेसिलाई, या तो वो विब्रियो कोलेराई का बेसिलाई, या तो वो सीजनल चेंज होना, या तो वो आइसक्रीम खा जाना, ये सब हमें कब इफेक्ट करते हैं? आपने देखा होगा कि अभी की ही बात है, वो क्या बोलते हैं उसको, पेंडेमिक ना।
वो फैला हुआ था, तो ईच एंड एवरीवन सफर हुआ, हर एक बंदे को वो डिसीज हो गया और हर बंदे को वही सिम्टम, वही लक्षण उतनी ही सिवियरिटी में हुआ? नहीं हुआ ना। काफी सारे ऐसे लोग थे जो कंटिन्यूअस एक्सपोज्ड हो रहे थे फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ, और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इतना एक्सपोजर नहीं था फिर भी उनको बहुत सीवियर सिम्टम आए। तो कोई भी बैसिलाई, कोई भी वायरस, कोई भी पैरासाइट या सीजनल चेंज या तो कोई भी चेंज हमें कब अफेक्ट करता है? हम अभी तक मॉडर्न मेडिसिन के द्वारा यही पढ़े हैं कि आपको टॉन्सिलाइटिस क्यों हो गया, आपने खाने में कुछ तेल वाली चीजें ले ली। तो ये तेल वाली चीजें खानी आपको अफेक्ट कब करने लगती हैं? आप तो बचपन से तेल वाली चीजें खा रहे हैं और हर रोज खा रहे हैं, तो उसी दिन आपको क्यों टॉन्सिलाइटिस होता है? मालूम चल रहा है? आपको कैंसर हुआ, क्यों कैंसर हुआ? आपने बहुत टोबैको यूज किया इसीलिए कैंसर हुआ। तो उससे भी बहुत ज्यादा लोग हैं जो उससे ज्यादा समय तक उससे ज्यादा टोबैको का कंजप्शन करते हैं, उनको क्यों कैंसर नहीं होता है? ऐसा सवाल नहीं आया कभी? उसको कैंसर हुआ क्योंकि उसकी बहुत सारी डिलीवरीज हुई थी। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनकी उससे भी ज्यादा या 2 गुनी 3 गुनी डिलीवरियां हुई थी, फिर भी उनको तो कैंसर नहीं हुआ है। इस महिला को ही क्यों गर्भाशय का कैंसर हुआ? मालूम चल रहा है हनीमैन किस बात की ओर हमें गाइड कर रहे हैं? और ये फिलॉसफी है। फिलोसॉफिकल लर्निंग में यही होता है, सीखता वही है जिसको प्रश्न होते हैं। क्यों क्यों क्यों? आपको प्रश्न होने चाहिए ना। मालूम चल रहा है? आपको डस्ट एलर्जी हो गई है, मैं तो पैदा ही डस्ट के अगल बगल हुआ, पूरा बचपन मेरा डस्ट के अगल बगल गुजरा, तब क्यों कुछ नहीं हुआ था और अब मुझे वो डस्ट से एलर्जी हो रही है? समझ में आ रहा है हम क्या बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं? चाहे वो एलर्जी हो, चाहे अक्यूट हो, चाहे क्रॉनिक हो, चाहे कार्सिनोमा हो, चाहे और कुछ हो, क्या ये सब उन सब के कारण हो सकते हैं? क्या सिर्फ इन्हीं तत्वों के कारण हमारी हेल्थ में गिरावट आ सकती है? सोचिए। हनीमैन क्या आंसर करते हैं? बट वी आर मेड इल बाय देम ओनली when our organism is sufficiently disposed and susceptible to attack the morbific causes that may be present and to be altered in its health, deranged and made to undergo abnormal sensation and function. हनीमैन क्या कहते हैं? पहले हमारे अंदर सॉइल तैयार होती है, हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब माइंड, बॉडी, इमोशन और वाइटल फोर्स, इन सब के मिलावट के द्वारा अंदर एक पूरी सॉइल तैयार होती है। और वो तैयार होने के बाद सिर्फ जो भी आपका जो डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट हम जिसे बोलते हैं, कोई बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस या टोबैको या कोई भी सब्सटेंस या कुछ भी सीजनल चेंजेस, वो सब आते हैं और डिसीज पैदा हो जाता है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है बात कि डिसीज कैसे पैदा होता है? डिसीज पैदा होने की पूर्व भूमिका हमारे अंदर ही तैयार हो जाती है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्लियर हो रहा है? भारत यानी कि आर्यावर्त को गुलाम क्यों बनाया गया? हमारे लोग गुलामी की अवस्था में क्यों जिए? दूसरे बाहर के जो आक्रमणकारी थे वो आए इसीलिए हम गुलाम बने, या अंग्रेज आए इसीलिए हम गुलाम बने? नहीं, हम गुलाम क्यों बने? गुलाम बनने की अवस्था हमने अपने आप क्रिएट कर ली थी जब हमने अपने शास्त्रों को छोड़ दिया था, जब हमारी नीतियां थी वो लोगों को भला करने के लिए नहीं बन पा रही थी। हम सब अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहे थे। यहां पे धर्म को रिलीजियन के साथ मत जोड़िएगा। तो हमने अपने ही अंदर कुछ काफी 100 या हजारों सालों से गुलामी की पूर्व भूमिका तैयार कर ली थी। उसके बाद वो तो आक्रमणकारी आए और हम गुलाम हुए। क्लियर हो रहा है कि भारत क्यों गुलाम बना? ये शाश्वत नियम है। डिसीज क्यों पैदा हुआ? सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर आ गया उससे हमें ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर डायनेमिकली डिरेंज होके हमारा शरीर, ऑर्गेनिज्म इज सफिशिएंटली डिस्पोज्ड एंड ससेप्टिबल टू अटैक। मालूम चल रहा है?
हमारा जो भी ऑर्गेनिज्म है वो उस ट्यूबरकुलर बेसिलाई को इनवाइट कर रहा है कि तू आ और बैठ, और फिर जाके हमें ट्यूबरकुलोसिस प्रोड्यूस होता है। ये सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस की बात नहीं है, किसी भी डिसीज की बात है। कैंसर आता नहीं है, हम कैंसर को लाते हैं, हम कैंसर को इनवाइट करते हैं। कैसे इनवाइट करते हैं? Our organism is sufficiently disposed and susceptible to attack of the morbific cause that may be present and to be altered in its health, deranged and made to undergo abnormal sensation and function। शुरुआत कहां से होती है? यहां पे हनीमैन डिसीज का डेफिनेशन देते हैं। डिसीज मतलब abnormal sensation and function। कोई भी अगर हमारी सेंस और फंक्शन एबनॉर्मल हो रहे हैं तो वो डिसीज है। उसको डायग्नोसिस किया जा सके या ना किया जा सके वो दूसरी बात है। किसी रिपोर्ट में पकड़ा पाए या न पकड़ पाए वो दूसरी बात है। कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं या नहीं वो दूसरी बात है। लेकिन अगर कहीं पे भी एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन है तो वो डिसीज्ड है। क्लियर हो रहा है हनीमैन का कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज? कोई भी डिसीज, कैंसर आता नहीं है, हम इनवाइट करते हैं। हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर हम इस प्रकार के पूरे चेंजेस लाते हैं कि हमारा ऑर्गेनिज्म ससेप्टिबल है कैंसर का अटैक सहने के लिए। कैंसर को हमारा ऑर्गेनिज्म इनवाइट कर रहा है कि प्लीज कम एंड अटैक। आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम अंदरूनी हमारा भाईचारा खत्म हो गया, और फिर क्या हुआ? मोहम्मद गोरी को किसने इनवाइट किया था भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए? किसने किया था? बहुत हिस्ट्री मालूम नहीं है, शायद राजा जयचंद ने या कुछ उसका राजा जयचंद ने साथ दिया मोहम्मद गोरी का। मतलब क्या? मोहम्मद गोरी को हम एज अ डिसीज एजेंट पकड़ सकते हैं। तो वो कब आक्रमण कर पाता है? पहले पूर्व भूमिका हमारे अंदर तैयार हो गई, भारत के अंदर पूरी पूर्व भूमिका तैयार हो गई। कुछ काफी 100 या हजारों सालों के अंदर हमने अपने सिद्धांत छोड़ दिए और स्वार्थ के लिए सब काम करने लगे। ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, हम किसी एक के ऊपर उसको नहीं मर सकते हैं। माइंड, बॉडी, इमोशन, वाइटल फोर्स सब रिस्पॉन्सिबल है, एक एक सेल रिस्पॉन्सिबल है वो अल्टर्ड करने के लिए, ससेप्टिबल करने के लिए। सो आवर ऑर्गेनिज्म इज ससेप्टिबल टू डिस्पोज्ड एंड ससेप्टिबल टू अटैक। अब हमारा ऑर्गेनिज्म ससेप्टिबल हो गया अटैक के लिए कि यहां अब आएगा कोई, और तब आया, फिर हमारी गुलामी का काल शुरू हुआ। तो उसी प्रकार से हमारा क्या होता है कि हम अपने अंदर ही विचार, इमोशन और काफी सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनके द्वारा ऐसा माहौल तैयार करते हैं कि कोई भी डिसीज आके हमारे ऊपर अटैक करे। मालूम चल रहा है? डिसीज इंफेक्शियस हो चाहे नॉन इंफेक्शियस हो, वो कब हमें डिसीज्ड कर सकते हैं, कब हम डिसीज्ड होते हैं। इसमें मॉडर्न मेडिसिन भी मानता है ना, आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति वीक है, इसीलिए आपको बार बार डिसीज हो जाते हैं। तो वो भी मानते हैं कि अगर अंदर से वीकनेस है तो डिसीज होगा। मालूम चल रहा है? लेकिन हनीमैन तो उससे कहीं ज्यादा डीपर लेवल के ऊपर जा रहे हैं कि डिसीज को वो इनवाइट करता है, अटैक करता है, हमारा ऑर्गेनिज्म ससेप्टिबल। और इसी के ऊपर से एक वर्ड आया है डायाथिसिस, प्रोन टू डेवलप सर्टेन डिसीज। अब उसके बाद इस फिलोसॉफी के ऊपर थोड़ा बहुत काम हुआ तो काफी सारे हमें ऐसे फैमिलीज मिले कि जिनके अंदर ट्यूबरकुलोसिस टाइप के डिसीज होना कॉमन है। मालूम चल रहा है कि उनके दादाजी को भी ट्यूबरकुलोसिस था, उनके पिताजी को भी ट्यूबरकुलोसिस था, उनको भी ट्यूबरकुलोसिस है, उनके बेटे को एलर्जी है, उनकी बेटी को अस्थमा है, उनकी बुआ को भी अस्थमा है। ये ट्यूबरकुलर डिसीज, प्रोन टू डेवलप सर्टेन डिसीज, उसके ऊपर से डायथिसिस है। मतलब जीनेटिक्स के बिलो ये बातें चल रही हैं। मालूम चल रहा है? आज का मॉडर्न साइंस भी अभी जीनेटिक्स तक इतना नहीं पहुंचा है जितना हनीमैन हमें बता रहे हैं कि वो जीनेटिकली ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन, सफिशिएंटली डिस्पोज्ड एंड ससेप्टिबल टू अटैक। वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। इसीलिए काफी सारे ऐसे आपको मिलेंगे कि जिनको फैमिलीज के अंदर कुछ डिसीज रन करते हैं ना, और हम उसको बोलते हैं कि ये कौन से डिसीज हैं जो फैमिली टू फैमिली रन करते हैं। थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया
और उसी तरीके से काफ़ी सारे अभी कैंसर के ऊपर भी रिसर्च चल रहे हैं कि जिनके पेरेंट्स को कैंसर है तो उनके चिल्ड्रन को 50% मोर पॉसिबिलिटीज हैं कैंसर होने की। हनीमैन तो कह ही रहे हैं कि उनके पेरेंट्स ने अपने ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा माहौल तैयार किया कि कैंसर का अटैक हो सके, और वही माहौल उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन के अंदर धकेला। क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज है ये मास्टर हनीमैन का फिलॉसॉफी है। कई सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, मुझे है ना 5 बार मलेरिया हो चुका है। 5 बार मलेरिया? बिकॉज ही इज ससेप्टिबल फॉर मलेरिया। मालूम चल रहा है? कई सारे ऐसे आपको डिसीजेस मिलते हैं ना, जो फैमिलीज टू फैमिली, पूरे फैमिली में सबको होते हैं। मेरे को भी वो एसिडिटी का तकलीफ है, मेरे पिताजी को भी है, मेरी बहन को भी है, और मेरी बहन के दोनों बेटों को भी है। ये क्या हुआ? ये क्या है? मालूम चल रहा है? क्लियर हो रहा है किस तरीके से हनीमैन डिसीज की बात करते हैं? हनीमैन कहते हैं कोई भी डिसीज हमें हो ही नहीं सकता जब तक हमारे अंदर उस डिसीज की पूर्व भूमिका तैयार ना हो। और दैट्स व्हाई होम्योपैथी बिलीविंग इन इंडिविजुअलाइजेशन। एवरी पर्सन इज इंडिविजुअल। मेरे अंदर कोई अलग पूर्व भूमिका होगी, आपके अंदर कोई अलग पूर्व भूमिका तैयार होती होगी, उसके अंदर कोई अलग पूर्व भूमिका तैयार होती होगी। तो हर व्यक्ति को शायद एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, लेकिन अलग अलग उसके सेंसेशन एंड फंक्शन अल्टर्ड होंगे, और उसके मुताबिक हमें मेडिसिन चूज करनी होती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द मास्टर। हेंस दे डू नॉट प्रोड्यूस डिसीज इन एवरीवन नॉर एट ऑल द टाइम। ऐसा नहीं आया है कि कोई भी एपिडेमिक फैला, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर कोरोना एपिडेमिक, तो एक ही दिन में पूरे देश के सभी नागरिकों को कोरोना नहीं हो जाएगा। अलग अलग दिन होगा, कुछ को होगा, कुछ को नहीं होगा, सबकी सीवियरिटी भी अलग होगी। जिसके अंदर उस डिसीज को जितनी ससेप्टिबिलिटी और पूर्व भूमिका तैयार होगी, वो डिस्पोज टू प्रोन डिसीज होगा, उसके अंदर उस प्रकार के डिसीजेस हमको देखने को मिलेंगे। क्लियर हो रहा है रोग कैसे होता है? When I call a disease or derangement of man's state of health, डिसीज का मतलब हनीमैन क्या कहते हैं कि मैं जब डिसीज की बात करता हूं तो इसका मतलब वाट्स, कॉन्स, मलेरिया, कोरोना, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, इन डिसीज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं डिसीज की बात कर रहा हूं मतलब डिरेंजमेंट ऑफ मेन्स स्टेट ऑफ हेल्थ। आई एम फार फ्रॉम using therapy to give a hyperphysical explanation of the internal nature of the disease generally or of any case of the disease in the particular. It is only intended by this expression to intimate what it can be proved disease are not and cannot be, that they are not mechanical or chemical alteration. हनीमैन क्या कहते हैं? डिसीज कोई मैकेनिकल और केमिकल अल्टरेशन नहीं है। आपके अंदर कोई सब्सटेंस घट गया या कोई सब्सटेंस बढ़ गया, ये डिसीज नहीं है। आपके अंदर कुछ लाइक शुगर बढ़ गया या शुगर घट गया, ये डिसीज नहीं है। आपके अंदर कोई ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, ये डिसीज नहीं है अकॉर्डिंग टू हनीमैन। हाँ, आपके अंदर TSH नाम का कोई केमिकल बढ़ गया, ये डिसीज नहीं है। आपके अंदर कोई और PSL नामक केमिकल बढ़ या घट गया, उसके अंदर अल्टरेशन हुआ, या तो मैकेनिकली आपको यहाँ पे वाट हुआ, यहाँ पे वाट हुआ, कहीं पे कॉन हुआ, या कहीं पे सिरोसिस हो गया, संकन हो गया, या तो कोई भी मैकेनिकल बदलाव आया, ट्यूमर हुआ, वो डिसीज नहीं है। They are not a mechanical or chemical alteration of the material substance of the body. मालूम चल रहा है हनीमैन किस चीज की ओर हमें इशारा करते हैं? पूरा अभी हम देखेंगे तो हमारा पूरे का पूरा ध्यान सिर्फ उस मटेरियल बॉडी के ऊपर और उस केमिकल अल्टरेशन और मैकेनिकल अल्टरेशन के ऊपर ही है। हनीमैन क्या कह रहे हैं यहाँ पे? दे आर नॉट मैकेनिकल और केमिकल अल्टरेशन ऑफ द मटेरियल सब्सटेंस ऑफ द बॉडी एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन अ मटेरियल मॉर्बिफिक सब्सटेंस। मटेरियल मॉर्बिफिक सब्सटेंस मतलब क्या?
bacteria, parasite, viruses, chemicals, they are not dependent on material morbific substance, but they are merely spirit like dynamic derangement of the life. So cause of the cause, हर डिसीज का कॉज क्या है? डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ द लाइफ फोर्स, डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ द लाइफ। मालूम चल रहा है? हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, हमारी जो प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति का क्षीण होना, हमारी प्राण शक्ति का क्षीण होना वही सारे रोगों का कारण है। वो रोग चाहे वात प्रकृति के हों, पित्त प्रकृति के हों, कफ प्रकृति के हों, चाहे किसी भी मायाजम से हों, मेंटल हों, फिजिकल हों या और कुछ भी हों, सभी रोगों का कारण क्या है? प्राण शक्ति का क्षीण होना। तो हमें क्या करना है? प्राण शक्ति को मजबूत करना है। तो ये थी हमारी चर्चा एपोरिज्म नंबर 31 के ऊपर।